मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि छत्रपति संभाजी नगर का जो नाम लिया गया है, मैं एक सवाल ये करना चाह रहा था कि इतने साल इंतज़ार करे थे, अगर G20 इतना ही इम्पोर्टेंट इवेंट था तो एक 4 दिन रुक जाते। मैंने अपनी प्रतिक्रिया साफ तरीके से जाहिर की थी कि मैंने हमेशा से ही किसी भी नाम का, सिर्फ औरंगाबाद शहर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ पर भी नाम बदलने की बात आई है मैंने उसका विरोध किया हूँ, और औरंगाबाद का मैंने शुरुआत से विरोध किया हूँ, आज भी इस बात का मैं विरोध करता हूँ। विरोध करने का मतलब ये नहीं है, और ये चीज़ सभी लोग अपने ध्यान में डाल दे, और जो गलत गलत तरह के कमेंट्स कर रहे हैं वो भी ये बात अच्छी तरीके से समझ ले कि इसका जाति से, धर्म से, मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। इसको कहीं ना कहीं कुछ मीडिया वाले इसको हिंदू मुस्लिम का इश्यू बनाकर देख रहे हैं। मैं MIM का खासदार होने के बावजूद आपको ये कहता हूँ कि ये ज़िला जो है, वो ज़िला में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, पारसी, सिख, ये सभी मेरे चुनावी क्षेत्र के अंदर आते हैं और सभी लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। लेकिन जानबूझकर एक ऐसी साजिश रची जा रही है कि नहीं, औरंगाबाद को औरंगज़ेब के साथ जोड़ने वाले मुसलमानों ने ये करना चाहिए, वहाँ चले जाना चाहिए, उनको जाना है तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा से ये बात कही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, फुले हो, शाहू हो, अंबेडकर हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, ये सभी महापुरुष थे। और इनको आप ये कहेंगे कि मैं एक शहर का नाम देकर बड़ा कर रहा हूं, तो ये आपकी सोच है, ये पहले से ही बहुत बड़े हैं। उसमें आप इनको एक नाम किसी शहर का, किसी रेलवे स्टेशन का, किसी सड़क का देकर ये समझ रहे हैं कि हम इन्हें बड़ा कर रहे हैं करके, ये आपकी गलत सोच है करके। अब अगर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से अगर हमारे औरंगाबाद शहर के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है कि किसी एक महान व्यक्ति के नाम के ऊपर हम इस शहर का नाम देना चाह रहे हैं, तो मैं कुछ सुझाव देना चाह रहा हूं महाराष्ट्र सरकार को, केंद्र सरकार को। केंद्र में भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर भी आपकी सरकार है। एक सवाल ये है कि मुझे जितने भी ज्ञानी लोग हैं इस महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने ये समझाकर बताए कि छत्रपति संभाजी महाराज का और औरंगाबाद का क्या और कैसा ताल्लुक़ था। ये हमको बताने की कोशिश करें कि अगर किसी का कुछ कनेक्शन अगर है तो आप हमको बता दीजिएगा, हिस्टोरिकली इनका ये कनेक्शन रहा है करके। वो महान है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन अगर महानता के नाम के ऊपर अगर आप किसी शहर का नाम बदल रहे हैं, तो मैं कुछ सुझाव महाराष्ट्र की सरकार को देना चाहता हूं। 4 महाराष्ट्र के जो प्रमुख शहर हैं, उन शहरों के नाम को भी आप फिर बदलें। मैं सुझाव देता हूं कि कोल्हापुर का जो नाम है, कोई मतलब नहीं निकलता है उसका, लेकिन कोल्हापुर के अंदर छत्रपति शाहू महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। छत्रपति शाहू महाराज ने सभी समाज के लोगों को लाकर एक समाज परिवर्तन का जो उन्होंने काम किया है, वो काबिल तारीफ काम है। तो आप कोल्हापुर का नाम बदलकर छत्रपति शाहू नगर रख दीजिएगा। अगर आपको सही मानों में सभी महापुरुषों के नाम के हिसाब से अगर आपको देना है, जैसा आप औरंगाबाद के अंदर आर्ग्यू कर रहे हैं, और आपका जो आर्ग्यूमेंट है उस बेसिस के ऊपर, तो पूना का नाम पहले पूना हुआ करता था, उसको तुमने कहा कि नहीं हम पूना नहीं रखेंगे, इसको पुणे कर देंगे, तो पूना का पुणे हो गया है। पुणे का क्या अर्थ होता है? तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन पुणे की एक अपनी पहचान है, और वो पहचान है फुले नाम से। फुले नाम से इसलिए है कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले दोनों ने ही वहाँ पर फुलेवाड़ा है, पहली जो शिक्षण संस्था जो शुरू की गई थी, जिसकी वजह से आज पूरे देश में जो हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां पढ़ रही है, वो फुले के नाम से। तो पुणे का नाम बदलकर आप उसका नाम है तो फुले नगर रख दीजिएगा, और फुले नगर भी नहीं रखना चाहते हैं तो सिर्फ पुणे की जगह फुले कर दीजिएगा।
ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है तो फुले का नाम पहुंचे और लोगों को पता चले कि महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले थे, सावित्रीबाई फुले थे, जिन्होंने है तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये किया है। अब अगर महान पुरुषों के नाम के ऊपर अगर नाम रखना ही है, जैसा आप मेरे शहर का, मेरे जिले का रखना चाह रहे हैं, तो एक सुझाव मैं आपको ये देता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया इस देश को। नागपुर शहर के अंदर उनकी दीक्षा भूमि है, जहां पर उन्हें बुद्धिज्म को स्वीकारा है। तो नागपुर शहर का नाम आप बदल के डॉक्टर बाबा साहेब नगरी रख दीजिएगा, ताकि दुनिया को पता चले कि डॉक्टर बाबा साहब ने यहां पर दीक्षा भूमि के अंदर बुद्धिज्म को स्वीकारा है करके। तो आप रख दीजिएगा। और सबसे आखिर में, मुंबई हमारी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर है मुंबई। बॉम्बे को आपने मुंबई किया, मुंबई का कुछ अर्थ निकलता है तो नहीं निकलता है उसमें। लेकिन अगर महापुरुषों के नाम के ऊपर अगर शहरों के नाम रखना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर आप मुंबई शहर के नाम को बदलिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को पहुंचाने का काम कर सके। तो मैं मुंबई को जो है वो छत्रपति शिवाजी राजे महानगर ये बनाने का सुझाव मैं देता हूं। उसमें हमारे पास मालेगांव है, मालेगांव का कोई मतलब नहीं है, शहर बढ़ गया है, अब उसको अभी भी गांव के नाम से है। तो मालेगांव का नाम जो है वो मौलाना आबाद, मौलाना आज़ाद साहब जो थे, मौलाना आज़ाद साहब की जगह पे मालेगांव का नाम जो है वो मौलाना आबाद रख दीजिएगा। उसमें एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि आप जब नाम रख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक हिस्टोरिकल रेलिवेंस होना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि 1600 सदी में 1600 के अंदर इस शहर का नाम जो है वो खड़की हुआ करता था। फिर मलिक अंबर आए। अब मलिक अंबर का योगदान क्या रहा है कि जो आज जो कूद रहे हैं, इनके बाप दादाओं को पानी पिलाने का काम किसी ने किया था तो मलिक अंबर की उस नहर ने किया था। मलिक अंबर ने इस शहर को सिर्फ पानी ही नहीं पिलाया, बल्कि इस शहर के विकास के अंदर मलिक अंबर का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन इसके बावजूद क्या हमने कभी कहा था कि साहब आप नाम है तो ये कर दीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह की घटिया राजनीति ना हमने किए हैं और ना आगे करेंगे हम उसमें। लेकिन अगर रखना था तो यही सेना, भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी वालों की तरफ से ये सुझाव आना चाहिए था कि भाई ये शहर को बसाया था 1633 के अंदर मलिक अंबर ने, तो हम इस शहर का नाम है तो क्या मलिक अंबर के नाम से हम रख सकते हैं कि अंबराबाद ये शहर का नाम हो सकता है। अगर शहर का ही नाम क्या अगर आप ये कहेंगे कि नहीं पहले नाम बदले हुए हैं, तो खड़की नाम के ऊपर क्यों नहीं विचार किया गया कि खड़की नाम भी पहले था, हम उसको पुराना खड़की है तो हम रखना चाहते हैं करके। उसमें महज एक बाड़ा साहब ठाकरे औरंगाबाद में आते हैं, अपनी राजनीति की दुकान यहाँ पर उन्हें चलाना था, अपने को यहाँ पर गढ़ बनाना था, तो आप ये बोलकर चले जाते हैं कि मैं ये शहर का नाम है तो संभाजी नगर रखूंगा करके। और उसके बाद से तकरीबन 30-35 साल जो है आप अपनी घटिया राजनीति जो है वो इसी मुद्दे के ऊपर लेकर चले हैं कि आपको हमारे को ये करना है। भारतीय जनता पार्टी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा, औरंगजेब महाराष्ट्र के अंदर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, बिहार के अंदर आपको एक्सेप्टेबल है। बिहार के अंदर एक औरंगाबाद है और उस औरंगाबाद शहर का जो खासदार है वो भारतीय जनता पार्टी का है, मेरे साथ ही बैठता है, भारतीय जनता पार्टी का खासदार है वो। तो बिहार का औरंगाबाद तुमको चलेगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र का नहीं चलेगा आपको। तो ये जो दुटप्पी आपकी जो भूमिका है उसके ऊपर हमने सवाल उठाए हैं। और अगर मैंने जो नाम सुझाए है तो आप अगर चाहे तो इसी अधिवेशन के अंदर, आपका अधिवेशन चल रहा है महाराष्ट्र सरकार का, कैबिनेट के अंदर आप ये प्रस्ताव पास करिए कि मैं कोल्हापुर का नाम है तो शाहू महाराज के नाम पे रख रहा हूं, पुणे के नाम को हटाकर हम फुले रख रहे हैं, हम नागपुर का नाम हटाकर हम वहां पर डॉक्टर अंबेडकर नगरी हम रख रहे हैं नागपुर का नाम। और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए बहुत आदरणीय है, सबके लिए आदरणीय है। तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरे अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के ऊपर पहुंचाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर पहुंचाने के लिए हम मुंबई का नाम बदल कर है तो
छत्रपति शिवाजी क्या है महान छत्रपति शिवाजी राजे महानगर हम ये रख रहे हैं। इसके अंदर किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, किसी भी राजनीतिक पक्ष का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर आप संभाजी महाराज का आदर करते हैं तो आपको मैं मौका दे रहा हूं, आपका आदर, आपका प्रेम, आपका सही मानों में श्रद्धा अगर इनके ऊपर है, ये महापुरुषों के ऊपर, तो आप रख दीजिएगा। आप मेरे शहर का, मेरे जिले का तो इसी तर्क के ऊपर किए ना कि हमको ये नहीं चाहिए करके उसमें, तो आप कर दीजिएगा। उसमें ये 4-5 शहरों के नाम बता दीजिएगा तो हमको समझ में आएगा आपका सही मानों में इनके ऊपर एक प्रति जो आपका है करके। दूसरा ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस थे, न्यायमूर्ति जोसेफ और न्यायमूर्ति नागरत्न, ये दोनों ने जो नाम के बारे में भारतीय जनता पार्टी के एक लॉयर ने जब उनके सामने गया और उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर के पूरे जितने भी पुराने जो नाम थे, मुगलों ने जो बदल दिए थे या बाद में बदले गए थे, तो उन्होंने उठाकर उसको बाहर फेंक दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट्स किया है, जिसको आज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने बहुत अच्छे तरीके से लिया है, दिव्य मराठी की कॉपी मेरे सामने है, कि उन्होंने क्या कहा है, ऐतिहासिक शहरांच्या नामांतरासाठी आयोग स्थापनावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले मुद्दे जिवंत ठेवून देश खदखदत ठेवण्याचा हेतू आहे का, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक सवाल मेरा महाराष्ट्र की सरकार, केंद्र की सरकार से है, एक मैटर जब सबजुडिस होता है तो आप कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, आपको ये कहना पड़ता है उसके अंदर कि मैटर इज सबजुडिस, वो चाहे देश के किसी भी हाई कोर्ट के अंदर हो या सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, तो कोई भी सरकार इसके ऊपर फैसला नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट मुंबई के अंदर औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम के ताल्लुक से एक केस चल रहा है, मैटर सबजुडिस है, तो अदालत के अंदर मैटर चलने के बावजूद भी क्या आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि अब इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इस मुल्क के अंदर अब हुक्मशाही है, और केंद्र सरकार ने अगर जीआर निकाल दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो अदालत में चलते रहो, हम अदालत को मानने वाले नहीं है, हम अदालत को गिनने वाले नहीं है करके। इस फैसले के बाद आपने जो जीआर निकाला है उसके जरिए कहीं ना कहीं आपने अदालतों को ये बताने की कोशिश की है कि तुमसे सुप्रीम हम है करके, हम फैसला करेंगे और तुमको मानना पड़ेगा। फिर अदालत के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, लोग अदालत के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, अदालतों के अंदर इंसाफ मांगने की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। अगर यही सब आपको करना है तो उसमें हमें इख्तियार है, और हमें का मतलब ये है कि औरंगाबाद में रहने वाले उन लोगों को इख्तियार है जो इस फैसले से खुश नहीं है। वो लोग आज मुझे भी कॉल करते हैं, मुझे भी मैसेजेस डालते हैं, और ये चंद मीडिया वालों की सोच हो सकती है कि साहब ये हो गया है तो अब इसके अंदर आपको भी मानना पड़ेगा। मैं नहीं मानूंगा, तो आप क्या करेंगे मेरा? मैं तो ये कहूंगा कि इस फैसले से कहीं ना कहीं आप समाजों के बीच में जो दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं नाम के साथ लूं किसी चैनल्स का कि उनकी जहनियत, उनकी मानसिकता, उनकी सोच कैसी हो गई है कि इसने वो किया है, और आपने फौरन दूसरे दिन से अपना नाम लगाना शुरू कर डाले, ये पत्रकारिता कर पाएंगे? ये तो सिर्फ समाज के अंदर टेढ़ निर्माण करने का काम कर रहे हैं। भाई कानून के हिसाब से हो जाएगा जिस दिन पूरी तरीके से उसमें, तो हमको भी आखिर में मानना ही पड़ेगा उसमें। लेकिन आज जब मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं अदालत में जाऊं, इसको चैलेंज करूं, इसको चैलेंज करने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये मानता है कि नहीं आपको ये मानना पड़ेगा करके, तो आखिर में हमको भी कहीं ना कहीं, लेकिन जब मेरे पास ये ऑप्शंस है डेमोक्रेटिक वे के अंदर कि मैं इसका प्रोटेस्ट कर सकूं, और प्रोटेस्ट का मतलब यह है कि मैं सड़क के ऊपर भी उतरूं,
मैं अदालती कार्रवाई भी करते रहूं करके। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, तो राज्य सरकार है तो एक नोटिफिकेशन निकाल देता है कि तुम 27 तारीख तक है तो अपना ऑब्जेक्शंस ये करो। अब जब ऑब्जेक्शंस अगर आप मंगा रहे हैं तो महानगर पालिका किस बुनियाद के ऊपर है तो रात में है तो साइन कर देता है। भाई जब तक है तो आपके पास फाइनल अथॉरिटी नहीं आ जाती है कि ना ऑल डोर्स आर क्लोज्ड, सब रास्ते बंद हो चुके हैं, तब आप करिएगा, उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके अंदर। लेकिन कुछ अधिकारी, कुछ पत्रकार इसके अंदर उतावले क्यों हो रहे हैं? उन अधिकारियों को, उन पत्रकारों को मैं ये कहना चाहता हूं कि इम्तियाज जलील ने 24 साल की जब पत्रकारिता छोड़ी थी तो उसने खुलेआम आकर यह कहा था कि मैं एमआईएम पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ काम करना चाहूंगा। तुमको अगर यह करने का है तो तुम भी अपने पत्रकारिता का चोला उतारो और जाओ किसी शिवसेना के साथ ज्वाइन कर लो, बजरंग दल के साथ ज्वाइन कर लो, हमें कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन जब तक है इस प्रोफेशन के अंदर, इम्तियाज जलील ने पूरी ईमानदारी के साथ उस प्रोफेशन के साथ काम किया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कैसे इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान किया जाए करके उसमें। क्या आपको लगता है कि तमाम जितने भी नॉन मुस्लिम लोग इस जिले के अंदर है वो इस बात से सहमत हैं? आप जाइए कमेंट्स के अंदर, किसी ने कुछ लिख रहा है तो कैसा किस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं करके। और मैंने क्या गलत किया जो नांदेड़ के अंदर ये लौंडे पोट्टे हैं तो मेरा पुतला जला रहे हैं, मेरे पोस्टर कर रहे हैं करके? तुम क्या समझ रहे हैं कि इम्तियाज जलील तुम्हारे है तो ऐसी हरकतों से दबने वाला है करके? मुझे पूरा इख्तियार दिया गया है इस मुल्क के अंदर कि मैं मेरी वॉइस को रेज कर सकता हूं, मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूं और मैं करता रहूंगा। हमारा आपसे ये कहना है, G20 का ये जो मामला चल रहा था, आप लोगों ने है तो डॉक्टर करार साहब से पूछा कि इम्तियाज जलील G20 के अंदर ये करने वाले हैं, और मैं चाहता तो कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था मैं, क्योंकि ये तो अंग्रेजा 2 दिन के लिए आए हुए हैं। मुझे जिंदगी भर इस जिले के अंदर रहना है, मेरे शहर के अंदर रहना है। और मैं उन तमाम नेताओं को ये कहता हूं कि तुम्हारे लिए ये जो 250 महिलाएं आई है, ये महिलाएं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे गांव के अंदर रहने वाले वो 1600 स्कूल्स के अंदर पढ़ने वाले वो बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिनके सर के ऊपर आज भी टीन के शेड के नीचे पड़ रहे हैं। वो करार साहब ने मुझे कॉल करके रिक्वेस्ट किया कि आप ये 2 दिन कुछ मत करिए। पुलिस कमिश्नर ने मुझसे कॉल करके ये रिक्वेस्ट किया कि आप ये 2 दिन मत करिएगा करके। उसके बाद डीसीएम देवेंद्र फडणवीस साहब ने पर्सनली मुझे कॉल करके ये कहा कि इम्तियाज जी आप ये मत करिए। मैं करने वाला था, लेकिन मुझे भी मेरे जिले की फिक्र है। एक मैसेज जा रहा है कि भाई यहाँ पर लोग आए हुए हैं, वो लोगों के सामने मैसेज नहीं जाना करके, इसलिए है तो मैंने अपना आंदोलन या जो भी मैं प्रोटेस्ट करने वाला था, अगर मैं करता तो आप सोचिए कि G20 के अंदर, और मैंने ये बात देवेंद्र फडणवीस साहब को साफ तरीके से बताया, मैं बोला साहब 2 दिन के बाद करूंगा तो लोकल लेवल के ऊपर ये जाएगी। मैं तो देश को ये बताना चाहता हूं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर कि यहाँ पर किस तरह की राजनीति यहाँ पे खेली जाती है करके। G20 के अंदर है तो आपने अच्छी अच्छी चीजें दिखा दी, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर निकलने वाली आपने जो पंडौल से उन झोपड़ियों को, उन छोटे मकानों को आपने ढाका है, तो क्या वो इस मुल्क की सच्चाई नहीं है? आप क्यों उसको ढाके हैं? आप क्यों वहां पर पर्दा लगाकर उसको छुपाने की कोशिश किए हैं कि नहीं हमको ये नहीं दिखाना है करके? आप सिर्फ उनको अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे। बताइए, हिंदुस्तान की हमारी गरीबी में भी हमारी जो है वो हमारी इज्जत छुपी हुई है। गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि हम गरीबी को दिखाएंगे नहीं। हाँ, हमारा मुल्क जो है उसमें गरीब लोग भी बसते हैं, जो मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं करके। मैं तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को यह पूछना चाहता हूं कि वो कहां गए थे, कौन सी मस्जिद में गए थे? नूरानी मस्जिद में लेके जाने का किसने फैसला लिया था? किसका फैसला था? नूरानी मस्जिद उनको ख्वाब पड़ा था कि औरंगाबाद में नूरानी मस्जिद है करके? फिर क्यों जामा मस्जिद को नहीं लेके गए हैं? जामा मस्जिद को बाज़ाब्ता इन्फॉर्म किया गया था। आपने
गरीबी दिखाना था आपको, तो उस गली के अंदर लेके गए हैं कि जहां पर पानी बह रहा था, और किसके बोलने के ऊपर, किसकी डिमांड थी, मुझे ये बताइएगा। कलेक्टर साहब ने बताना चाहिए कि किसकी डिमांड के ऊपर यहां के लोग परेशान हैं कि ये मस्जिद के अंदर कैसा लेके चले गए हैं करके। आपने जामा मस्जिद के अंदर लेकर आना चाहिए था, आपने दिखाना चाहिए था जो अच्छी मस्जिदें हैं हमारी। आपको नूरानी मस्जिद लेके जाके आप क्या दिखाना चाह रहे थे उसमें? आपने तो बाकी सब चीजों को ढाक दिए थे। नूरानी मस्जिद को लेके जाने का आपका किसका फैसला था मुझे पता नहीं है, इसके पीछे आपकी क्या साजिश थी मुझे पता नहीं है करके कम से कम मेरे से राय लेना चाहिए था कि हम उनको बताए होते कि चलिए साहब, गवर्नमेंट कॉलेज की शाही मस्जिद के अंदर एक खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, जामा मस्जिद है आपकी, वो देखिएगा। पंचक्की की मस्जिद में आपने लेके जाके, तो ये किसने फैसला लिया था मुझे पता नहीं है। लेकिन ये मुद्दे के मामले में मैंने अभी कुछ देर पहले जो पेटिशनर्स है उनके साथ मीटिंग की है। उनकी जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन एक लड़ाई हम रोड के ऊपर भी लेकर आएंगे, हम रास्ते के ऊपर भी लेकर आएंगे और उसके बारे में भी हम लड़ेंगे। बिल्कुल हमारी नाराजगी हम जाहिर करेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास है और ये हुकूमत जो है वो डिक्टेटर के हिसाब से है कि तुमको क्या करने का है तुम करो, हमने ये फैसला कर दिए है करके। तो वो हमारी लड़ाई जो है, हम ये जानते हुए भी कि तुम डिक्टेटर के हिसाब से फैसला लेने वाले हैं। मैं सिर्फ औरंगाबाद की जनता से हाथ जोड़कर, और जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदू और मुसलमानों का मुद्दा है, तो नहीं है। मैं आपको फिर से एक बात ये कहना चाहता हूं, ये जितने भी महापुरुषों के नाम लिए हैं हम उनका पूरी तरीके से आदर करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, उसमें हम इनको बहुत मानते हैं, लेकिन इनके नाम के ऊपर कभी हम राजनीति नहीं करेंगे। अब तुमको अगर सही मानों में इनके बारे में अगर दिल में जरा सी भी जगह है तो इन 4-5 शहरों के भी नाम का प्रस्ताव आप लेके आ जाइएगा। आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और हमें यकीन है कि इसका कोई विरोध नहीं करेगा। हमारे 2 आमदार हैं, वो दोनों आमदार भी इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस वाले, एनसीपी वालों ने है तो खुलकर आए हैं कि संभाजी नगर का हम औरंगाबाद का समर्थन करते हैं। कांग्रेस और एनसीपी भी इसके लिए कोई विरोध नहीं करेगा करके अब नाम बदलना ही है। तो अब सब अच्छे अच्छे महापुरुषों के नाम के ऊपर शहरों के नाम रखते हैं। विरोध कसा, याचं स्वरूप काय असेल, आंदोलनाचं स्वरूप कसं असेल ते आम्हाला सांगा। देखिए, मैंने इसके बारे में मीटिंग लिया है। 2 मीटिंग्स मेरे अभी इससे पहले हुए हैं। हम ये है कि हम कभी ना हमने अलग अलग मुद्दों के ऊपर, रास्ते के ऊपर आए हैं, हमने मोर्चे निकाले हैं, हमने आंदोलन किए हैं। मैंने अपने लोगों से राय मशवरा लेने की कोशिश किया है। किसी ने कहा है कि हम बंद मनाएंगे, किसी ने कहा है कि हम मोर्चा निकालेंगे, किसी ने कहा कि हम ग्राउंड के अंदर एक बड़ी सभाएं लेंगे, किसी ने कहा है कि हम 1 महीने तक पूरा है तो रिले हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठेंगे, किसी ने कहा कि काले झंडे अपनी अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाएंगे। तो ये सुझाव आए हैं। अब इसके ऊपर हम जो पार्टी की जो कोर कमेटी है वो बैठेगी और उसके ऊपर चर्चा करके हम यकीनन ये बताएंगे कि हम इन फैसलों से नाराज है। हम छत्रपति संभाजी महाराज के बिल्कुल विरोध में नहीं है, पूरी तरीके से हम उनका आदर करते हैं, लेकिन इसको कोई जातिवादी मुद्दा ना बनाए। दूसरा, मैं आपके जरिए तमाम नौजवानों से, चाहे वो किसी जात, धर्म और मजहब के हो, आप सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी कोई पोस्ट नहीं डाले जो किसी महापुरुष के विरोध में जाती है। मुझे आज बताया गया है कि किसी कॉलेज के अंदर कोई एक मुद्दा हुआ है करके। मैं वो नौजवानों से भी अपील करना चाहूँगा कि अपना शहर है, अपना ज़िला है, ठीक है, ये आपके ये हुआ है, आप इससे नाराज़ होंगे, खफा होंगे, लेकिन उसको एड्रेस करने के दूसरे रास्ते हैं। हमारे को इस शहर के अंदर अमान, शांति, भाईचारगी जो है वो बनाए रखने का है, क्योंकि मेरे को और आपको सबको साथ में रहने का है। तो ऐसी कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट ना डाले कि जिसकी वजह से समाजों के अंदर या उसके ऊपर कोई लोग एग्रेशन के अंदर आके गलत तरह की बयानबाजी करे करके। कई सारे लोगों को ये संभ्रम है कि अपने डॉक्यूमेंट्स का क्या करें, किस तरह चेंज करें, या फिर देखिए, एक बात आप ये समझ ले कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है, अब इसके ऊपर आपका पासपोर्ट है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, इसके ऊपर जो करोड़ों रुपया खर्च होने वाला है, ये जो है वो जनता करवाने वाली है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको मैं
आज के दिन है तो खास मेरे तौर के ऊपर मैंने है तो ये निकलवाने लगाया हूँ कि जिन जिन लोगों ने इस बात का समर्थन किया है, मैंने जब ये 1600 स्कूल्स के बारे में सर्वे करने की बात करी थी तो डीपीडीसी मीटिंग के अंदर उन्होंने रिप्लाई करके दिया था कि ये स्कूल्स अगर हमको बनाने का है तो उसमें गांव वालों ने लोक वर्गनी करके कुछ कंट्रीब्यूशन देना, तो सरकार अपना पैसा देगी तो वो टीन शेड हटेगा करके, ये लिखित के अंदर उन्होंने दिए हैं, मेरे पास ये है। तो गांव वालों ने लोक वर्गनी करके अपने स्कूल के बच्चों के लिए आप लोक वर्गनी मांग रहे हैं, और शहर के अंदर अब सभी लोगों को जो लाइन में खड़े रहना है, आधार कार्ड बदलना है, पैन कार्ड बदलना है, अपने जेब से पैसे लगाने का है करके, उसमें आप लोक वर्गनी की जगह आप भुमरे साहब ने पैसा देना चाहिए कि मैं दूंगा, कंट्रीब्यूट करूंगा क्योंकि मैं नाच रहा था सबसे ज़्यादा। फिर आपके खैरे साहब ने देना चाहिए कि नहीं, जनता को हम पैसे का बोझ नहीं डालेंगे, हम पैसा देंगे करके। उसमें किसी ने भी अपने जेब से पैसा नहीं डालना चाहिए क्योंकि हमारी पार्टी ने, हमने है तो ठहराव लेकर आए थे। तो ये पैसा मैं चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने इसका समर्थन किया था वो लोगों ने है तो अपने जेब से पैसा डालकर लोगों को फॉर्म्स मंगाना चाहिए कि तुम्हारा पासपोर्ट के पैसे भी हम ही भरने वाले हैं, तुम्हारे आधार कार्ड के भी पैसे हम ही भरने वाले हैं। जो जो लोग हैं तो इसके अंदर जश्न मना रहे थे वो सभी लोगों ने अपने जेब से पैसा डाले करके, क्योंकि इसके ऊपर एक रिपोर्ट मेरे हिसाब से एक चैनल के ऊपर आई है जिन्होंने बताया है कि तकरीबन एक छोटे शहर को बदलने के लिए 200 से 300 करोड़ रुपये लगते हैं। मैं उनको दुरुस्त करना चाहूँगा कि औरंगाबाद शहर का नाम पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, चूंकि हिस्टोरिकल सिटी है ये, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चेंज करने के लिए कम से कम 1000 से 1200 करोड़ रुपये जो है वो लगने वाले हैं, जो सरकार देने वाली है। हम सरकार को मुबारकबाद देते हैं कि अगर वो आप पैसा खर्चा करिए, अब आपने कर दिए है तो, लेकिन मेरे 1600 स्कूल्स के बारे में भी थोड़ा सा फंड आपको निकालना पड़ेगा। विषय असा आहे की तुम्ही आंदोलनाचं स्वरूप आता तुम्ही ठरवणार आहात। हो। एक प्रश्न तसा आहे की कधीपर्यंत तुमचा हा निर्णय होणार आहे? एक सेकंड, आता हायकोर्टामध्ये असताना सुद्धा केंद्र आणि राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, पण तुम्ही या पुढे जाऊन सुप्रीम कोर्टामध्ये लगेच जाणार आहात का? त्या संदर्भातली कायदेशीर प्रक्रिया तुम्ही कशा पद्धतीने करणार त्याबद्दल आम्हाला सांगा। नहीं, कायदेशीर के मामले में देखिए, हाँ, आंदोलनाच्या नाही, आंदोलनाच्या बाबतीत मी जसं सांगितलेलं आहे की नक्की लोकांमध्ये नाराजगी आहे, रोष आहे, आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल की मतलब औरंगाबाद शहरामध्ये राहणारे इतके सारे एज्युकेटेड क्लास जे लोक आहेत, जे माझे जवळचे आहे, डॉक्टर्स आहे, खूप सारे लॉयर्स आहे, प्रोफेशनल्स आहे, त्यांनी मला स्वतः कॉल करा कि इम्तियाज भाई आपने आपकी लड़ाई रखिएगा। और मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि आप खामोश बैठे हैं, इसी वजह से ये हुकूमतें समझ रही है कि हम कुछ भी फैसला कर सकते हैं, इसका विरोध करने के लिए तो कोई होगा नहीं है। मैंने कहा कि आपके नेतृत्व के अंदर आप करिएगा, मैं एक सामान्य औरंगाबाद का नागरिक बोल के मैं आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कई लोगों के अंदर एक डर है कि साहब हम ओपन में आए तो हमारा ये है, हमारा वो है करके। लेकिन ये है कि हम जो ज़बान पे है, हमारे दिल में है, हमारी लड़ाई हम जारी रखेंगे, आदर सम्मान अपने महापुरुषों के रखते हुए। दूसरा जो सवाल आपने, पहिला प्रश्न असा होता की तुम्ही म्हणजे की तुम्ही आंदोलनासाठी सगळ्यांची सजेशन्स घेतले, म्हणजे कोणी काही वेगवेगळं सांगते, पण यातलं कुठलं आंदोलन तुम्ही म्हणजे तुम्ही आपको कधीपर्यंत तुम्ही डिसाइड करणार आहात ते आम्हाला आपको एक मालूम होगा कि जब ये नामांतरण का जब मुद्दा आया था तो मैंने सूबेदारी गेस्ट हाउस के अंदर एक कमेटी बनाई थी और उसमें सभी जाति धर्म के लोग थे। उसमें हिंदूज भी थे, उसमें सिख लोग भी आए थे, उसमें दलित समाज के लोग थे, क्रिश्चियंस ने उसके अंदर हमको सपोर्ट किया था, मुसलमान थे। तो जब सभी लोग आए थे हमने उनके साथ चर्चा किए थे। आज तो मैंने सिर्फ अपने कुछ लोगों को बुला के है तो मैंने बात किया है। अब हम सभी लोगों से राय मशवरा लेंगे, सभी संगठनों से बात करेंगे। जो ओपन में आने के लिए तैयार है तो वो ओपन में आएंगे रास्ते के ऊपर, जो सिर्फ पत्र देकर समर्थन जारी करना चाहेंगे वो समर्थन दे सकते हैं। हो दादा, एवढं एक दोन झालं की आम्ही काही विचारणार नाही तर कधीपर्यंत 15 दिवसात, महिनाभरात, 8 दिवसात? आता काय आहे की आपण ऑब्जेक्शन्स मागवण्याची जे डेट सांगितलेली आहे की डिव्हिजनल कमिशनर पर्यंत आपण 27 मार्च पर्यंत आपण आपले ऑब्जेक्शन्स रेज करू शकतो। हायकोर्टाने आपल्याला कोणती डेट दिलेली आहे? 27 दिलेली आहे।
म्हणजे 27च्या अगोदर जे काही करायचे आहे आमच्याकडे फायनल जे लास्ट बॅटल जे म्हणतं ना ते लास्ट बॅटल 27 पर्यंतच आहे. तर 27च्या अगोदरच आम्ही करणार, प्लॅन करून करणार, मोठं करणार आणि किती लोक येते. म्हणजे पुन्हा हे असं नको व्हायला पाहिजे की हे MIMचा मोर्चा आहे. आम्ही पार्टीच्या नावाखाली हे मोर्चा करण्यास इच्छुक नाही. आम्ही औरंगाबादकर म्हणून हे सगळ्या लोकांना आम्ही सोबत घेण्यास इच्छुक आहे. सर, सुप्रीम कोर्टामध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये जी याचिका दाखल केली होती जुनी नावं देण्यासाठी इतिहासातली, सुप्रीम कोर्टाने जी टिप्पणी केली ती फार महत्वाची आहे. त्याच्यामध्ये असं महत्वाची गोष्ट अशी आहे की जुना इतिहास जिवंत करण्यासाठी आताची पिढी डिस्टर्ब करू नको किंवा आता सौदार्याचं वातावरण खराब होईल. आता ह्याच्यानंतर मला सांगा की सुप्रीम कोर्ट अशा पद्धतीनं रोखू शकतं इथं पुढे चालून काय नाव बदलण्यात आले किंवा आले, कोर्ट याच्यामध्ये इंटरफिअर करेल का फक्त कोर्टाची स्टेटमेंट तेवढ्या पुरतात? नाही, कोर्टाने जे काल जे स्टेटमेंट केले ते इंग्रजीमध्ये मी वाचलं सगळं, तर ते खूप म्हटले रागवलेले आहे कोर्टाने की हे मुद्दे महत्वाचे आहे का, की हिस्ट्री इज हिस्ट्री, गुड ऑर बॅड, पण इतिहास होता ते चांगलं होतं वाईट होतं काही नाही. आता आम्हाला असं वाटतं की नक्की त्यांचे जे सुप्रीम कोर्टाचे ऑब्झर्वेशन्स आहे ते कुठेतरी हायकोर्टलाही कन्सिडर करावं लागणार आहे जेव्हा ते निर्णय देतील, की सुप्रीम कोर्टाचं हे जे आहे ते फक्त ऑब्झर्वेशन जे आहे ते हायकोर्टाने निर्णय देतामध्ये त्यांना कन्सिडर करावं लागणार आहे. आणि समजा की हायकोर्टाने ते रिजेक्टही केले की नाही आम्ही हे डिस्पोज ऑफ करत आहे, मग सुप्रीम कोर्टामध्ये जेव्हा हे मॅटर जाईल तर सुप्रीम कोर्टालाही हे मान्य करावं लागणार आहे. हे यांच्याच बेंच समोर जातं किंवा दुसऱ्या बेंचकडे जाणार आहे. तर नक्की याचा विचार करते. फायदा होईल हायकोर्टामध्ये? नाही, माझा नाही. मी जे बोलत आहे, मी अनेक वर्षापासून जे बोलत आहे ते सुप्रीम कोर्टाने त्याला एन्डॉर्स केलेलं आहे. जे माझं मत होतं तेच मत सुप्रीम कोर्टाने काल आपल्या ऑब्झर्वेशन्स मध्ये सांगितलेले आहे. ते मी त्याच्याशी सहमत आहे आणि नक्की त्याचा फायदा होणार आहे. तर 2 दिवसापूर्वी कॅवेट दाखल केलेली आहे. एक सेकंड, तुमचं झालं ना? मी विचारत नाही, आता एवढं लास्ट विचारतो. बोला. कॅवेट दाखल. माझा एक प्रश्न असा आहे की जसं शिवसेना राजकारण करतं तसं MIM देखील या प्रश्नात राजकारण करत नाही असं आपल्याला वाटतं का? त्याचं कारण असं आहे की तुम्ही मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका करता, तुम्ही वेगवेगळ्या याचिका करता, मात्र औरंगाबाद आणि संभाजीनगरमध्ये तुम्ही याचिका न्यायिक लढाई न लढता तुम्ही रस्त्यावर उतरून एक समाजाला रस्त्यावर उतरून त्यांना पेटवण्याचं काम तुम्ही सुद्धा करत नाही का? कृष्णा केंडे ABP माझाचे रिपोर्टर यांना आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो, आपल्याला चॅलेंज करतो की मी कुठे मराठा समाजाच्या विरुद्ध गेलेले आहे. आता कृष्णा केंडे साहेब, आपण ऑन एअर हे सांगितलेले आहे. आता तुमची जबाबदारी आहे की तुम्ही मला सांगा की मध्ये मी कोणत्या, एक सेकंड, तुम्ही कारण खूप गंभीर, तुम्ही मराठा आणि मुसलमानामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करत, तुम्ही दाखवा मला. आता मी प्रेस कॉन्फरन्स पुढे घेऊ जाणार नाही. तुम्ही मला सांगा. नाही, मी प्रेस कॉन्फरन्स घेणार नाही. हे मी नाही, इंडिव्हिज्युअल नाही, हे तुम्ही समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करत आहे. सांगा मला कुठे मी गेलो होतं. मी नाही, तुम्ही काय सांगितलं की मी मराठ्यांच्या विरोधात गेलो होतं. नाही, लगेच नाही, मी पुढचा प्रश्न घेणार नाही. हे समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम जे होत आहे, मी मुस्लिम नाही साहेब, मी सुरुवातीला हे सांगितलेलं आहे की या राज्यामध्ये एक असा चित्र निर्माण करण्याचा प्रश्न होत आहे की आम्ही छत्रपती संभाजी महाराजांचा विरोध करतो आणि ओपनली तुम्ही मला प्रश्न विचारता की मी मराठ्यांच्या विरोधात गेलो होतो. मी अनेकदा हे प्रेस कॉन्फरन्समध्ये सांगितलेलं आहे की मराठा समाजामध्ये अनेक असे परिवार आहे की ज्यांना हे मिळायला पाहिजे, रिझर्वेशन मिळायला पाहिजे. मी गेलो होतो मुस्लिम समाजाच्या विरोधात, मुस्लिम समाजाला मिळायला पाहिजे याच्यामध्ये गेलो होतो. पण काय झालं त्याच्यामध्ये की माझ्यावर असा प्रेशर आणण्यात आलं होतं की तुम्ही जोपर्यंत मराठांच्या नाही, मी चॅनलच्या बाबतीत हे नाही, मी पेटिशन केलं होतं. काय बोललो मी?
काय काय आहे? पिटिशन करणारा मी आहे. नाही, मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो, कृष्ण नाही, इंटरेस्ट नाही. मी मुसलमानांना रिझर्वेशन मिळायला पाहिजे त्या पिटिशन मध्ये मी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की मुसलमानांची काय अवस्था आहे. महमूदुर रहमान हे जे कमिशन्स होते त्यांनी काय रिपोर्ट दिलेली आहे ते सांगितलं होतं मी त्या माझ्या पिटिशनमध्ये. पण मला असं सांगण्यात आलं होतं की तुम्ही मराठ्यांचा विरोध केलं तरीही आपल्याला मुस्लिमांचा. मी म्हटलं की नाही, आम्ही मराठ्यांचा विरोध करणार नाही. मराठ्यांना मिळत असेल तर त्यांना मिळू द्या, आम्ही आमची वेगळी फाईट करणार आहे. हेच कारणाने घेतलं मी, हेच कारणाने घेतली की कारण हे पिटिशन मध्ये असं चित्र निर्माण करण्याचा आणि आर्ग्युमेंट्स मध्ये असं की मराठ्यांना आपण कशाला देतो, मुसलमानांना द्यायचं असेल तर मराठ्यांचा कॅन्सल करा. मी म्हटलं नाही, मी तसं करणार नाही. मी पिटिशन विड्रॉ केली याच कारणाने. आणि अनेक माझे इंटरव्ह्यूज आहे, माझे तुम्ही युट्यूबवर जाऊन बघा की किती इंटरव्ह्यूज आहे. त्याच्यामध्ये मी चॅनल्सला इंटरव्ह्यू दिलेले आहे की मराठ्यांच्या रिझर्वेशनच्या बाबतीत आम्हाला 1% ही आक्षेप नाही होता. आणि कशाला करू मी, मलाही माहित आहे की सर्व समाजामध्ये खूप मोठे लोक आहे, खूप पैसेवाले लोक आहेत, असं नाही आहे. मी हे म्हटलं होतं की मराठा समाजामध्ये शरद पवार साहेबांनी मराठ्यांचं नेतृत्व केलं, किती मराठ्यांना मदत केलेली आहे. अजितदादांनी किती लोकांना केलेली आहे. विखे पाटीलने किती, पतंगराव कदमांनी किती लोकांना मराठा समाजाला वर करण्यासाठी. पण काय आहे की हे जे दिलेली आहे तर त्याचे आक्षेप घेण्याच्या संदर्भात काय काय पावलं उचललं गेलं जाणार आहेत आपल्या. नाही, आता 27 तारखेपर्यंत जे आक्षेप घेण्याचं जे आम्हाला नाही, मुद्दे काय आहे की आम्ही सोबत बसणार आहे. आता अनेक लोक आम्हाला ते हे पाठवतो, ते जे GR निघाले ना की तुम्ही आक्षेप पाठवू शकतो, तर अनेक लोक आम्हाला विचारतात आणि मलाही माहित नाही आहे की आपण आक्षेप कशा प्रकारे द्यायचे आहे. ते फक्त एका साध्या कागदावर आहे का त्याच्यासोबत आपल्याला आधार कार्ड, नाहीतर उद्या तुम्ही म्हणशील की नाही हे तर सगळं बोगस आहे, याच्यावर काही डॉक्युमेंट, तर आपण कोणते कागद त्याच्यासोबत आपण जोडू शकतो, कशा प्रकारे आपलं ऑब्जेक्शन रेज करता येईल त्याच्या बाबतीत नक्की आम्ही विचार करणार आहे. तुम्ही म्हणताय की MIMचा म्हणून विरोध नाही तर नागरिकांचा, मात्र त्या विरोधात बोलणारं फक्त MIMच दिसतंय. कारण काँग्रेस असू दे, राष्ट्रवादी असू दे, जितके काही विरोधी पक्ष 50-500 असतील त्या 500 पैकी एकही बोलत नाही. तुम्हीच बोलताय, मग तुम्हीच विरोध करताय असं का नाही म्हणायचं. MIM म्हणूनच तुम्ही MIMचे खासदार आहात औरंगाबाद सोबतच, तर तुम्हीच विरोध करताय, तुम्हीच बोलताय, हा प्रश्न. मी औरंगाबादमध्ये जन्म घेतलेला आहे. एका शहराशी आपला एक इमोशनल अटॅचमेंट असतं आणि त्या इमोशनल अटॅचमेंट म्हणून तुम्ही आज MIM सोडलंही की मी MIMचा खासदार किंवा MIMचा महाराष्ट्र अध्यक्ष मी नाही राहिला असता, एक सामान्य औरंगाबादकर म्हणूनही मी हेच स्टँड घेतलं असतं जे आज मी माझ्या. हे समजा एक कोइन्सिडन्स आहे की मी एका पक्षाचा खासदार आहे, पण मी एक इंडिव्हिज्युअल असतं, एक सिटीजन असतं, तरीही माझा स्टँड तेच राहिलं असतं की मी याचा विरोध केला असता. आणि मी फक्त याचा विरोध करत आहे हे नाही आहे. मी अनेकदा हे सांगितलेलं आहे की आपल्या समाधानासाठी, आपल्या घाणेरड्या राजनीतीसाठी तुम्ही काय काय निर्णय घेतलेले आहे या देशामध्ये. मुघल गार्डन्स कोणी तयार केले होते. मुघल गार्डन्सशी आता जे नाव चेंज करण्यात आलेलं आहे दिल्लीमध्ये फक्त आपल्या संविधानासाठी. हिस्ट्री विल ऑलवेज से की मतलब मुघल गार्डनच्या जेव्हा तयार करण्यात आलं होतं त्याचा उद्देश काय होतं. विक्टोरिया टर्मिनसची छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काही देणं घेणं नाही आहे. VT टर्मिनस ज्याला आपण म्हणायचं. पण आपल्या समाधानासाठी की नाही आपल्याला हे नाव पटत नाही, अंग्रेजांची आठवण येतं, तर आपण ते बोट काढतो आणि त्या बोर्डवर आपण VTचं नाव काढतो आणि तिथे आपण छत्रपती शिवाजी टर्मिनस त्या नाव देतं. पण इतिहासामध्ये याची नोंद हेच असणार आहे की
या स्टेशनचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचं काही देणं घेणं नाही होतं, पण एका राजनीतीसाठी आपल्याला अंग्रेजांची आठवण येऊ नये करके मग आपल्याला पाडायचेच असेल. पण हे जे तुम्ही सांगताय आणि हे जे तुम्ही सगळं सांगताय ही तुमची वैयक्तिक मतं असू शकतात ना, आहे ना. बरोबर. मग हा विरोध एमआयएमचा आहे की इम्तियाज जलीलचा मी आहे? काय म्हटलं की आज पार्टी म्हणून विरोध करताय की मनुष्य म्हणून विरोध करताय? नाही, मनुष्य म्हणूनही आहे आणि पार्टी म्हणूनही आहे. पण सर एक प्रश्न असा आहे की आतापर्यंत याच विषयावर 34 वर्ष 35 वर्ष राजकारण झालं. आता हा विषय बदललाय, पण यापुढे राजकारण होऊ नये म्हणून आता कुठला तरी हा विषय बंद व्हावा आणि डेव्हलपमेंटच्या गोष्टी व्हाव्या असं तुम्हाला नाही, वाटतं? होणार नाही सर. जोपर्यंत भारतीय जनता पार्टी या देशामध्ये राज करणार आहे, असाच प्रकारचे मुद्दे घेऊन ते राज करणार आहे. त्यांना इमोशनल इश्यूज वर काढून आपण कशा आपला राजनैतिक स्वार्थ साधता येईल, त्यांचा उद्देश एकच आहे. मग आपल्याला बदलायचं असेल तर मोदी साहेबांनी अहमदाबादचं नाव का नाही बदलत आहे? हेही मुसलमानांचं नाव आहे. औरंगाबाद बिहारमध्ये आहे. प्लीज हिंदी में बोलता हूं. परत झालंय. हिंदी में ऐसा है कि 34-35 साल से यहाँ इस मुद्दे पर राजनीति चल रही थी. किसने कर रहा था? वो जो कर रहे थे तो आपने बोला ना शिवसेना नहीं कर रही, शिवसेना कर रही थी. अभी जो कोई कर रहा था, बीजेपी शिवसेना एमआईएम जो रहे वो हम पार्टी का नहीं बोल रहे. अभी ये नाम बदलने के बाद ये स्टॉप हुआ ऐसा आपको लगता है क्या? और दूसरा इसके आगे जाके ये सब नाम बदलना ये छोड़कर डेवलपमेंट की बातें अब हो सकती है क्या? वो करने के लिए तुम आगे बढ़ेंगे क्या? ऐसा हमारा सवाल. नहीं, आप मुझे ये बोल रहे हैं कि साहब आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप इस देश के अंदर जो फैसले लिए जा रहे हैं, आप खामोशी से क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? आप इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों इसके अंदर कुछ भी आवाज उठा रहे हैं करके? क्योंकि ये मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी कहाँ है? डिक्टेटर ने कह दिया है दिल्ली से, या मुंबई में बैठे 2 डिक्टेटर्स ने बोल दिया है कि साहब ये होना है, तो इम्तियाज जलील तुमने है तो हाँ में हाँ कर देना चाहिए. साहब ये कांग्रेस के गुलाम करते होंगे, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के चापलूसी नेता करते होंगे, ये इम्तियाज जलील नहीं करेगा. जहां पर गलत है तो वहां पर खड़े रहेगा और लड़ेगा. अब तक उन्होंने सियासत की, अभी नाम बदलने की सियासत आप शुरू करेंगे? अगर आप शुरू करेंगे और मुझे पसंद नहीं आया तो बिल्कुल लड़ता रहूंगा मैं. आपके इस राय को मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि नहीं साहब आप खामोशी से एक्सेप्ट कर लीजिए ना. नहीं लड़ूंगा. मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर चलने वाला आदमी हूं.